नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और आपको एक दो दिन और बिहार की बात सुननी होगी। आप भी सोच रहे होंगे कि लगातार बिहार की बात करें, क्योंकि बिहार की बात करना इसलिए ज़रूरी है। बिहार इस देश की राजनीतिक दशा दिशा तय करता है। हालांकि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन दशा दिशा इस देश की राजनीति किस तरफ जाएगी ये बिहार तय करता है। बिहार में राजनीति और प्रदेशों से अलग चलती है। वहाँ पर इस बार के चुनाव को लेकर बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इस बार जाति से ऊपर उठ के वोट करेंगे, लोग मुद्दों पर वोट करेंगे। कुछ का कहना है नहीं वहीं करेंगे। कुछ का कहना है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर इस बार दांव पर है, ख़त्म हो जाएगा। कुछ का कहना है कि नहीं, नीतीश कुमार फिर से बाउंस बैक करेंगे। कुछ का कहना है तेजस्वी के लिए डू और डाई है, और कुछ का कहना है कि कांग्रेस की रिवाइवल स्टोरी यहीं से लिखी जाएगी। और दरअसल देखिए, आज का दिन शाम तक ये इन सभी पार्टियों के लिए एक तरह से आप कह सकते हो कयामत का दिन है, क्योंकि चारों ही पार्टियां, जो बड़ी मैंने मेजर पार्टियां गिनवाई हैं, सबका बहुत कुछ दांव पर है बिहार का। आज का दिन बचा है, कल तो पोलिंग हो ही जाएगी दूसरे चरण की, उसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आज, क्योंकि बहुत से लोगों को तो नींद भी नहीं आएगी, बहुत सब कुछ इस वक्त आज के दिन झोंका जाएगा। डोर टू डोर कैंपेन होगा। दांव पे मैंने आपको बताया किसका क्या है। प्रधानमंत्री की तो इनफैक्ट कुर्सी तक दांव पर है। वो जानते हैं कि बिहार में अगर चुनाव हारते हैं तो इसका असर सीधा दिल्ली पर भी पड़ता है, क्योंकि हार सिर्फ उनकी बिहार में नहीं होगी, जेडीयू को लेकर बहुत संशय हो जाएगा और नीतीश कुमार क्या रुख अपनाते हैं चुनाव के बाद, ये बहुत तय होगा। और दूसरी बात, वो कहा जा रहा है कि लालू और नीतीश लगातार संपर्क में हैं। क्या उसको लेकर भी कोई नया समीकरण बन सकता है, ये सब देखने वाली बात है। कहाँ कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये समीकरण बन सकता है कि 1 साल या 1.5 साल नीतीश कुमार सीएम रहे, तब तक तेजस्वी डिप्टी सीएम रहे, उसके बाद तेजस्वी डिप्टी सीएम बन जाए और इस दौरान इन 1.5 साल में नीतीश कुमार के बेटे को एमएलसी वगैरह कुछ बना दिया जाए, और जैसे ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएं और नीतीश के बेटे को उप मुख्यमंत्री या कोई बड़ा मंत्रालय दे दिया जाए। ये अलग अलग कहानियां चल रही हैं बिहार में। लेकिन ये ज़रूर है कि गठबंधन तो कह रहा है, गठबंधन आश्वस्त है कि बिहार बदलाव चाह रहा है और बाकायदा तेजस्वी यादव की मेहनत रंग ला सकती है। तेजस्वी यादव को इस चुनाव में जितना प्रचार करते देखा गया है, मैंने हाल फिलहाल में किसी भी नेता को इतना चुनाव प्रचार करते नहीं देखा गया है। जहां तेजस्वी यादव खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो 18 रैलियां एक दिन में कर रहे थे। 18 रैलियां, सोच सकते हैं आप। बदलाव चाहती है जनता, बहुत स्पष्ट है। सब मीटिंगों में मैं देख रही हूँ, मैं कम बोल रही हूँ, जनता ज्यादा बोल रही है। जनता बदलाव चाहती है, ऊब चुकी है, थक चुकी है। और इस बार ये जो ध्यान भटकाने की बात है, इधर उधर की बातें, ये चल नहीं रही हैं। जनता कह रही है सब नेताओं को, सभी पार्टियों को, हमारी बात करो, हमारे विकास की बात करो, हमारे भविष्य की बात करो। हमारा एक हेलीकॉप्टर जिसको हमने ट्रैक्टर बना दिया। कोई रैली करता तो 4 करता है, 3 करता है, 2 करता है, हम तो 18 कर। हमारा एक हेलीकॉप्टर के पीछे नरेंद्र मोदी जी ने 30 हेलीकॉप्टर पीछे छोड़े। लेकिन वो 30 हेलीकॉप्टर पे ज्यादातर लोग बाहर ही आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, दूसरे राज्य के लोग आ रहे हैं। कितनों बाहर का आएगा, बिहारी से पीछे ना रहेगा। एक बिहारी सब पर भारी। अच्छा, महागठबंधन की जो वो है उम्मीद है, उसकी एक वजह यह भी है कि महागठबंधन ने मुद्दों की राजनीति की। महागठबंधन ने, जैसे कांग्रेस ने वोट चोरी की बात तो की, साथ में वो क्या बिहार के लिए चाहती हैं उसका रोड मैप रखा। तेजस्वी ने बहुत ज़बरदस्त बड़े बड़े वादे किए हैं, एक एक घर को सरकारी नौकरी, फिर महिलाओं को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। बीजेपी और जेडीयू मेनली बैंक कर रहे हैं, जो 10,000 महिलाओं को दिया है उस पर बहुत निर्भर कर रहे हैं, लेकिन उसके काट में तेजस्वी ने बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए हैं, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें जगा दी हैं लोगों के दिल में। अब सवाल ये है कि क्या तेजस्वी का वो पैंतरा उस 10,000 पर भारी पड़ सकता है। 10,000 बहना जिसको नाम दिया गया उस पर भारी पड़ सकता है, क्या नहीं पड़ सकता। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि
जो महागठबंधन की पॉलिटिकल कैंपेन था या प्रचार था वो पॉजिटिव था। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का भी पॉजिटिव था काफ़ी हद तक, लेकिन बीजेपी का चुनाव प्रचार कंप्लीटली नेगेटिव चुनाव प्रचार था। बीजेपी के लोकल कोई बड़ा नेता है नहीं जिसके बारे में जिक्र किया जाए या जिसको लोगों ने ध्यान से सुना हो। तो नेता थे जो दिल्ली से आए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, ये सब। इनका आप भाषण सुनेंगे तो आपको नेगेटिव भाषण इनका नजर आया। प्रधानमंत्री खुद 80% भाषण सिर्फ कांग्रेस 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 और थोड़ा बहुत आरजेडी, इन लोगों को लेके पूरा भाषण उस पर फिक्स रहता था, और बाकी वो जो नई नई चीज़ें उन्होंने गढ़ी हैं वो हैं। गृह मंत्री, उनका अपना फेवरेट टॉपिक। मुझे नहीं मालूम कि गृह मंत्री को किसने ये आइडिया दिया है कि घुसपैठियों पे ही बात करो आप। उनका वही, एक तो राम मंदिर के बाद सीता मंदिर, और दूसरा कि घुसपैठिए घुस गए हैं, घुसपैठियों की राजनीति वो करते रहे। आप चाहते हो कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करे? जरा जोर से बोलो, घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ए राहुल गांधी, घुसपैठिया बताओ यात्रा निकाल कर आए थे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसके लिए यात्रा निकाला? बिहार के किसानों के लिए, बिहार की माताओं के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए? ना, इनके लिए इन्होंने कुछ नहीं करना है। घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाला है। सुपौल वालों, मैं वादा कर कर जाता हूं, अगले 5 साल में बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा जाता है, हमारे गरीबों का राशन खा जाता है, हमारे देश को असुरक्षा के दायरे में लाता है। घुसपैठिया सीमांचल में हो, बिहार में हो या भारत में कहीं पर भी हो, हम उसको निकाल बाहर करेंगे। राहुल बाबा, आप उनको नहीं बचा पाओ। अब जैसा मैंने पहले कहा था कि समझ नहीं आता अमित शाह ये घुसपैठियों वाला मुद्दा क्यों उठाते हैं, जबकि सवाल हर एक के मन में ये आ रहा है कि भाई 20 साल से यहाँ पर आपकी सरकार है, दिल्ली में 12 साल से आपकी सरकार है, 6 साल से आप गृह मंत्री हैं, ये घुसपैठिए घुस कैसे रहे हैं? अगर घुस रहे हैं तो इसकी जिम्मेवारी तो आपकी है, नाकामी तो आपकी है, और अपनी ही नाकामी पे आप लोगों से कह रहे हैं वोट दीजिए। अगर आपके होते हुए, सारा सिस्टम आपके होते हुए विपक्ष घुसपैठ करवाने में कामयाब हो पा रहा है तो फिर ये उनकी कामयाबी भी है, फिर तो आपकी नाकामी डबल हो जाती है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये अमित शाह लगातार ये घुसपैठ को लेकर ही क्यों अपनी चुनाव प्रचार में मुख्य मुद्दा रख रहे थे। लेकिन खैर, जो मैंने कहा कि नेगेटिव प्रचार बीजेपी से 2024 लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिला। ये नेगेटिव प्रचार आपको हरियाणा में भी मिला था, ये नेगेटिव प्रचार आपको महाराष्ट्र में भी मिला था कि अगर ये आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर वो आ जाएंगे तो वैसा हो जाएगा, आपके साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये एक डराने वाली राजनीति, लोगों को डरा रहे थे कि अगर हम नहीं रहे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। ये बिहार में भी कहा कि जंगल राज आ जाएगा, ये हो जाएगा, कट्टा कनपट्टी और ये वो सब। मुझे लगता है कि वो गडरी वाली कहानी हमने बचपन में सुनी थी, जब शेर आया, और जब असल में शेर आया तो कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। तो हर बार अगर एक ही तरह की राजनीति बीजेपी करेगी और एक ही तरह से प्रचार करेगी तो वक्त जल्दी आएगा जब लोग उनकी इन बातों पर विश्वास करना काफ़ी तो छोड़ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है जो और भी हैं वो लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।